Hello everyone, myself Professor Chavan. We have started our second chapter for the subject physics for the 11th science CBSE board. In that we have seen about the different physical quantities and why the units are necessary. Whilst giving some unit which are the characteristics of that particular units. Okay. So now in today's lecture we will see about the which are the different types of units. Okay. Different types of units. So as the time passes, the technology goes on developing, the culture develops, and also our knowledge of the physics develops. So as per the respective countries, some scientists have developed their some particular measurement system, and accordingly they have given some name to that measurement system. Okay. Like in our country, previously when we have to go for the measurement of our farm, then as per the various locations, if we consider in Maharashtra, in Madhya Pradesh, in Haryana, they are having the different units for the measurement of the farm. There may be some acre, maybe some biga. Okay. So these units are used for the measurement of the farm. But this condition creates some disadvantages. That अगर हम अभी किस दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक हाथ धोती दे दो या फिर 2 हाथ धोती दे दो, तो उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये वाली जो लैंग्वेज है वो बहुत पुराने जमाने में इंडिया में यूज की जाती थी. उस तरह से अपना बिजनेस किया जाता था. लेकिन अभी क्या हो गया है, बाकी सभी लोकेशंस में अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं रही, एक कॉमन लैंग्वेज हमने बना ली है. क्योंकि क्या होता था कि जब इंडिया में अगर हम सपोज पेट्रोल की कीमत है 80 रुपीज पर लीटर और ऑस्ट्रेलिया में है $70 पर गैलन, देन विच यूनिट इज और विच वन इज द कॉस्टलियर वन. हमको समझ में आता है का कौन सा कहां पे कॉस्टली है, इंडिया में है या ऑस्ट्रेलिया में है. इस बात का हमें पता नहीं चलता. क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमें पता नहीं है वहां पे अलग सिस्टम यूज की जा रही है, हमारे यहाँ अलग सिस्टम है, हमारे यहाँ रुपीज में है, वहां पे डॉलर में है. ओके. सो ए वाली जो नॉलेज है हमको नहीं है. तो फिर इसके लिए क्या किया है, एक कॉमन सिस्टम हमने बना ली है कि जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही यूनिट रहेगा किसी भी क्वांटिटी का. ओके. जैसे कि हमने एरोप्लेन के बारे में भी देखा है, अगर कोई एरोप्लेन इंडिया से टेक ऑफ हो रहा है और उस टाइम पायलट को बताया गया है कि आपका स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर का है, अभी आप उसको बढ़ा लेना. ओके. अगर यही बात वो अगर ब्रिटेन में जाता है, वहां पे उसको बताया जाता है कि आपका स्पीड अभी 150 माइल्स कर लो, अभी आपका स्पीड कम है, अभी आप 150 माइल्स का स्पीड कर लो, तो फिर वो अगर सिर्फ उसका नंबर ही जानेगा, उसको अगर यूनिट के बारे में नहीं पता होगा, किलोमीटर और माइल्स, तो फिर वो क्या करेगा, यार अभी तो मैं 200 से चल रहा हूँ, ये 150 क्यों बोल रहा है, और बढ़ाने के लिए क्यों बोल रहा है, जाके मैं अभी बहुत स्पीड में जा रहा हूँ. तो फिर इस बात का अगर पायलट को, कन्वर्जन का अगर पायलट को नॉलेज नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेगा, अभी 200 पे है, वहां से कम कर लेगा उसकी स्पीड, क्योंकि उसने क्या सुना है, नंबर 150. बट एक्चुअली व्हाट इज देयर, 150 miles is greater than 200 kilometer. Okay, because 1 kilometer is equal to 1.67 miles. So if we go for the conversion, we come to know that the 200 kilometer is less than the 150 miles. Okay, so if the pilot is not aware of that conversion, then what will happen, there may be some disastrous condition, because he is going to reduce his speed, and due to this language difference there may be some disastrous accident. Okay. ऐसे ही बात अगर हम एरोप्लेन के बारे में बोलते हैं कि एयर का प्रेशर का कुछ यूनिट होता है.
तो फिर अगर एयर प्रेशर का यूनिट इंडिया में अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा, ब्रिटेन में अलग होगा, तो फिर क्या होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर दिखाएगा, लेकिन यूनिट तो चेंज ही होगा। यूनिट भी चेंज होगा उसके साथ, और लेकिन उस यूनिट्स में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इस बात का हमको नॉलेज नहीं होगा, तो फिर वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन हमको जरूरी है कि जो हम सोचते हैं, जो कि प्रेशर का यूनिट होना चाहिए एविएशन में पर्टिकुलरली, दैट मस्ट बी द सेम, बिकॉज if the pilot get confused about that condition of the air pressure or the air differences, then there may be some possibility of the accidents, there may be burning of the aeroplane. Okay, so that's why this language must be the same all over the world. अगर आप बाजार में गए, एक आप हार्डवेयर शॉप में गए और आपको बोला गया कि आपको चाहिए 2 मीटर लेंथ का पाइप, और आपने शॉपकीपर को मांगा भी कि 2 मीटर लेंथ का पाइप कितने को है, अगर उसने बताया 7 रुपीज पर केजी पे, 7 रुपीज पर केजी पे है, तो फिर आपकी लैंग्वेज क्या हो गई, आप बोल रहे हैं लेंथ में, वो बोल रहा है मास में, आपके समझ में आएगा कि क्या है, कौन सा बड़ा होगा। आपको 2 मीटर चाहिए, वो बोल रहा है 7 रुपीज पर केजी, तो फिर आप कितने केजी लेंगे पाइप, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप उसको पूछोगे कि भाई मुझे 2 मीटर चाहिए, उसका वेट कितना है, वो बोलो, उस हिसाब से मैं आपको पैसे दे देता हूं। ओके, तो फिर इसमें क्या है, आपको कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि एक्चुअली क्या है ये। अगर 1 केजी के अंदर ही आपका 2 मीटर का पाइप बैठ रहा है, तो फिर आप ज्यादा पैसे क्यों दें। यहां पे आपको कन्वर्जन करना पड़ रहा है लेंथ का मास में, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको कितने लेंथ के लिए कितना केजी वेट आ रहा है पाइप का, वो देखना पड़ रहा है, कन्वर्जन करना पड़ रहा है, और उस हिसाब से आपको शॉपिंग करनी पड़ रही है। तो फिर ए वाला जो है, ये सब प्रॉब्लम मिटाने के लिए क्या जरूरी है कि एक क्वांटिटी का एक ही यूनिट होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हम अच्छी तरह से अपना बिजनेस कर सके। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, हमारा बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहा है, तो फिर इसमें अगर एक कंफ्यूजन होगा कि $70 पर गैलन अगर वहां पे पेट्रोल चल रहा है, और अगर यहाँ पे 80 रुपीज पर लीटर से चल रहा है, तो फिर कौन सा कॉस्टली है वो आपको पता नहीं होगा, और आपने ज्यादा की क्वांटिटी की ऑर्डर दे दी अमेरिका में, तो फिर आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा कॉस्टली है। तो उससे बेहतर है कि आप इंडिया से ही खरीद लें। तो फिर ए वाला जो आपका बेनिफिट है, आपका जो लॉस है, वो नहीं होना चाहिए। उसके वजह से आप क्या होना चाहिए कि सभी जो क्वांटिटीज है, उन सभी क्वांटिटीज का ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पर्टिकुलर एक ही यूनिट होना चाहिए। मतलब अगर लेंथ का यहाँ मीटर है, तो फिर अमेरिका में भी मीटर ही होना चाहिए। मास का केजी है, तो फिर अमेरिका में भी केजी होना चाहिए। मैं मुंबई में हूँ, दिल्ली में हूँ, कोलकाता में हूँ, चेन्नई में हूँ, सभी जगह पे लेंथ का यूनिट मास ही होना, मीटर ही होना चाहिए, मास का यूनिट केजी होना चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि सभी जगह पे एक ही यूनिट हो, क्योंकि हम उसके वजह से इजी हो जाता है कि हमारा कन्वीनियंस हमारा बढ़ जाता है। So even though there are the different physical quantities available, there must be one unit for the separate quantity. और उसी जगह पे अगर पुराने जमाने में हम देखते हैं, तो फिर क्या होता था कि 3 सिस्टम यूज की जाती थी। कौन सी सिस्टम यूज की जाती थी? CGS, यानी FPS एंड MKS। CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड MKS सिस्टम, ये वाली 3 सिस्टम ब्रॉडली यूज की जाती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट उन्होंने मान लिए थे। एक तो माना था लेंथ का, एक था मास का, और तीसरा था टाइम का।
तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट था सेंटीमीटर, मास का यूनिट था ग्राम, और टाइम का यूनिट था सेकंड। Okay, this is the one French system. Okay, this is the one French system. Now, the second system is used, that is the British system. In this, the length is having the unit of foot, then mass in terms of the pound, then time in terms of the second. Then in terms of the MK system, it is having the millimeter, sorry, it is a meter, it is a meter, then for the mass it is kilogram, and for the time it is again the second. So these are the three systems which are used previously in a worldwide. But if they have to do the business between them, then what is the problem? That they have to convert their unit from the centimeter to foot, from gram to pound, from second it is a second, no any difference about the pound. Okay, but this pound unit, even though if there is a newborn baby, then today also some are asking about the weight of the baby, about the pound, कि बच्चा कितने पाउंड का है. Okay, this pound unit even today also used by some old people. Okay, so what about the CGS system? CGS system is a very user friendly, and while we have to do the conversion from the higher to the lower unit in terms of the CGS, then just we have to multiply or divide that particular unit by 10. अगर हमको ग्राम को कन्वर्ट करना है इधर हायर यूनिट्स में, तो फिर हम क्या करते हैं, ये ग्राम है, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, डेका, this is the higher unit. Then if we need the higher unit than the deca, then we just have to multiply this by 10. This is the hecta. Even higher unit multiplied by 10, this is the kilo. Okay, so unit conversion is very user friendly in terms of the CGS. If we need the lower unit for the gram, okay, then just we have to divide by 10, the deci, then 10 we will get the centi. Divide this by 10, we will get the milli. Okay, so what is the user friendly in the CGS system? That it is the metric system. Okay, CGS system is the metric system, and in that, while we have to go for the higher unit or the lower unit, we just have to multiply or divide that particular unit by the 10, and we will get easily the higher or lower unit. Okay, and particularly the three quantities are considered in case of the CGS unit. Those are the length, mass and time. This is the French system. Now there is another one system which is used. It is the Britain system, that is the FPS. Okay, it is the one FPS system. Now what is the problem in the FPS system? That it is not the metric system. Okay, it is the non-metric system. So non-metric system की वजह से क्या होता था, जब भी हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता था तो फिर हमको बहुत सारे नंबर्स याद रखने पड़ते थे. okay, उसके लिए अगर हम देखेंगे कि क्या है, अगर मास का हमें कन्वर्जन करना है तो फिर मास का अलग अलग यूनिट वहां पे यूज किया जाता है. उस हिसाब से अगर हम मास का कन्वर्जन देखेंगे तो मास का वहां पे एफपीएस सिस्टम में यूनिट था माशा. ओके, इन दैट 1 माशा इज इक्वल टू 8 रट्टी. Okay, ratti is another one unit for the mass. Okay, then for the 4 masha
it is 1 tola. Okay. For the 5 tola, it is 1 chatak. For the 4 chatak, it is 1 pav. And for the 4 pav, it is 1 ser. For the 40 ser, it is 1 man. And for the 100 ser, it is 1 queen. Okay. सो मास को काउंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स थे, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे कि जिस तरह हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बड़ा वाला यूनिट या फिर छोटा वाला यूनिट हम वहां पे ले सकते थे, वैसा इस एफपीएस सिस्टम में नहीं था. उसमें क्या था कि 1 माशा इज इक्वल टू 8 रट्टी, फिर 4 माशा इज इक्वल टू 1 तोला, फिर 5 तोला इज इक्वल टू 1 छता, 4 छता इज इक्वल टू 1 पाव. तो फिर इसमें क्या हो रहा है, नंबर्स वेरी हो रहे हैं. नंबर्स वेरी हो रहे हैं और उसके वजह से ये सब नंबर्स हमको याद करने पड़ते थे. वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नंबर्स. 100 शेयर इज इक्वल टू 1 क्वीन, 40 शेयर इज इक्वल टू 1 मन. फिर इसमें जो हम देख रहे हैं मास का यूनिट, ये सारे मास के यूनिट है इन एफपीएस सिस्टम. लाइक द पाउंड, इट इज द another units in terms of the pound. Okay, so these units conversion are very much difficult. We have to remember the numbers in case of this system. So that's why the FPS system is not the user friendly system. So that's why even today this system is rejected and it is only used in the Britain. Okay, so ये हो गया एफपीएस सिस्टम के बारे में. अब एमके सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो एमके सिस्टम में क्या होता है कि एमपीएस सिस्टम इज नथिंग बट द हायर वर्जन ऑफ द सीजीएस सिस्टम. इसमें क्या था, सिर्फ हायर क्वांटिटीज उन्होंने ली थी. जैसे कि लेंथ के लिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का हमने लिया मीटर. मास के लिए ग्राम है, ग्राम का हमने लिया किलोग्राम. टाइम का सेम है, सेकंड, तीनों सिस्टम में. सो इन तीनों में से बेहतर कौन सी सिस्टम मानी गई, एमकेएस सिस्टम. व्हाई? बिकॉज इट इज मोर यूजर फ्रेंडली. इसको हम अच्छी तरह से यूज कर सकते थे और इसमें कुछ यूनिट कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जनरली हम अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो फिर मीटर में गिनते हैं, किलोमीटर में गिनते हैं, तो किलोग्राम में उसका वेट करते हैं, मास करते हैं. तो फिर इन सब चीजों में हमको एमकेएस सिस्टम बहुत अच्छी लगी. एफपीएस का तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है और सीजीएस सिस्टम में छोटे यूनिट से. इवन द इट इज also user friendly, but units are lower. But what is the advantage of MKS system? That it is having the higher units. Okay, so based on this MKS system we have to go further. As the time passes, there are some quantities also get invented. Number of quantities get invented, but accordingly if we go for the measurement of those physical quantities, then they are not countable in terms of these 3 units only. They can't be counted using these 3 physical quantities, length, mass and time. So we have to go for the another inventions for their quantities. We developed 7 fundamental quantities and their respective units. The scientists from all over the world are come together in the 1971. And they have arranged one conference, and in that conference they have decided the final units that have to be used all over the world for the fundamental quantities. Okay,
and they have given the name of one system to these units of quantities, that is the system of international, or we can call it as the SI units. Okay, so they have decided the final units for the fundamental quantities, and we can convert that unit for our purpose as per our requirement in the lower units and in the higher units. Okay, so we will see now which are the 7 fundamental units given to the respective quantities and for the 2 supplementary quantities. Okay, so let us see now a quantity, then their symbol and their SI unit. Okay, so the first quantity is the length. Okay. Length is having the symbol of capital L and the SI unit is meter, given by small m. Then the second fundamental quantity, it is the mass. Okay, mass is having the symbol of small m. Its SI unit is kilogram, that is kg. Then the third quantity, it is the time, having the symbol S, and it is the second. Okay, and call it as the second. Symbol is small t. Then the fourth one is the temperature. Temperature is having the symbol according to its unit. The symbol of unit is Kelvin, K, and the unit is Kelvin. Okay. Then the fifth one, it is the amount of substance. Okay. Amount of substance, it is also having the symbol as per its unit, that is the mole, and its unit is mole. Okay. Then the sixth one is the electric current. Electric current is given by capital A, and it is having the ampere. Okay. Then the seventh one, it is the luminous intensity. It has no any symbol, just we have to write down it as the candela. Its unit is candela and its symbol is CD. Then these are the 7 fundamental units. Now what about the supplementary units? For them also we have finalized the unit as the radian, rad. And for the solid angle we have steradian. Okay, it is STR. Okay, so these are the some quantities and their SI units. The length is having the SI unit of meter, mass, SI unit of kilogram, time, SI unit is second, then the temperature is Kelvin, then amount of substance, it is the mole, electric current counted in the ampere, luminous intensity, candela, plane angle in radian, and the solid angle in the steradian. Okay, so you have to remember all these units while studying the physics. Okay, these all quantities we have to use again and again. Again and again we have to go for these quantities.
So these are the some SI units and their respective fundamental and supplementary quantities. And what about the derived units? Which are the derived units? We know the height is the derived unit, distance is the derived unit. Then what is the unit of derived quantities? For that we have the derived units. Like for the distance we go for the kilometer. For the mass it is having the derived unit as the ton. Okay. Then time, microsecond, nanosecond. For the temperature we can go for the Celsius or the Faraday. For the amount of substance we can calculate it and the mole. Okay. So like this there are some units for the derived quantities also. Okay. So we have to remember these all the units and their respective quantities. Okay. Now we will see the next part, that is the what is the advantages of these SI units. First advantage of the SI system, it is the metric system. Okay, for the SI units we will see the advantages. Of SI. Okay, in that first we will see that the system of international for the units we have finalized. These are the metric system. Okay, these are metric system. So we have seen in the FPS system we have to go for some calculations because there are some different numbers for the conversion from one unit to the another unit. But in case of a metric system we just have to multiply or divide to get the higher or the lower unit. Okay, so that case is applicable for our SI system. Okay, so it is the one metric system. Then the second advantage is it is the coherent system. Coherent means what? Coherent system means just we have to find out the one unit and depending on that we can go for the another units. Like while we go for the force, what we have to do? We just have to apply some force on one particular mass, and when we get some acceleration then we can say that there is the force exerted. So how can we define the force? For the definition of force we have to consider the 1 kg of mass, and on that we are applying the some amount of force so that that body will get accelerated by 1 meter per second square. Okay, अगर हमको ये बॉडी है एक, इसका मास 1 kg है, okay, इस पे हमने कितना फोर्स लगाया कि ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जाएगी. So for that purpose, whatever the amount of force required is the 1 Newton force. Okay, ये कितना फोर्स रहता है? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. That amount of force we are considering as the 1 Newton force. Okay, that amount of force we consider as the 1 Newton force. So what is the speciality of this coherent system? That whenever we have to go for finding the any system, we just have to remember just one unit quantity for the calculation of the another physical quantities. हमको फोर्स का कैलकुलेशन करना है तो फिर हमको जस्ट एक यूनिट क्वांटिटी लेनी है कि हमको 1 kg के मास पे कितना डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स एप्लीकेबल है. वैसे ही वर्क में क्या होता है? व्हेन वी आर अप्लाइंग द 1 न्यूटन ऑफ फोर्स and we are getting the 1 meter of distance traveled by that particular body, then we can say that there is the 1 joule of work. तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? वर्क के डेफिनेशन में हमको जो कुछ भी इसका हम फोर्स लगाएंगे वो कितना होगा? 1 kg का. मतलब हम क्या कर रहे हैं? 1 kg मास के ऊपर इतना फोर्स लगा रहे कि वो
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सके। जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी तब हम बोलते हैं कि वहां पे 1 जूल ऑफ वर्क हो गया। ठीक, वहां पे 1 जूल ऑफ वर्क हो गया। तो फिर इसमें क्या है, 1 जूल ऑफ वर्क की डेफिनेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, सभी क्वांटिटी को एज अ यूनिट क्वांटिटी ही कंसीडर करना पड़ रहा है। हमको किसी नंबर्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम एफपीएस में करते थे। Okay, so that's why this is the very coherent system. Okay, this is a very coherent system. We just have to remember the relation between the quantities and we have to go for the unit quantities. We just have to know that force is equal to mass into acceleration. We have to know work is equal to force into the distance. Then we can go for the unit quantity for the each quantity, and accordingly we can go for the amount of that particular quantity. Okay, so that's why our SI system is the coherent system. Now the third advantage is it is the rational system. Rational system means what? When we study the different quantities available in this nature, we come to know that one quantity can have the different forms, varieties of form. Like we see the energy. Energy is having the varieties of form. It is having the heat energy, electrical energy, then we know work energy, mechanical energy. So then what about the unit? अगर एनर्जी के इतने सारे फॉर्म्स है तो फिर उसका यूनिट क्या होना चाहिए? डिफरेंट फॉर्म्स के डिफरेंट यूनिट होंगे? नहीं, क्योंकि हीट एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन वी अलाउ द 1 kg of water to raise its temperature by the 1 degree Celsius, then we say that 1 calorie of heat energy is used. Okay, when we say the 1 gram of water increases its temperature by the 1 degree Celsius, then the amount of heat supplied for the rising temperature for the 1 degree Celsius is known as the 1 calorie of heat. Okay, वैसे ही वर्क क्या होता है? When we say that when we apply the 1 Newton of force on a 1 kg body, then we get the 1 meter of distance. Then in that case we say that 1 joule of work is done. Okay, when we are using the 1 kilowatt of power for the 1 hour, then we are saying that we consume the electricity of 1 kilowatt hour, जो कि हमारे घर में होती है। Okay, हमारा आपने अगर कुछ कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा होगा तो उसके ऊपर कितना कंजम्पशन है एनर्जी का, वो किस में आता है? किलोवाट आवर। Okay, जब हम 1 किलोवाट का हीटर 1 आवर के लिए यूज करते हैं तो फिर हम कितना एनर्जी कंजम्पशन करते हैं? 1 किलोवाट आवर। Okay, so that's why the energy can have the different forms, but we have to use the only one unit for the energy, that is the joule. So it is finalized that even though the one quantity is having the number of forms, we have to just go for the only one unit. Okay, we have to use only one unit for that, for our communication purpose, so that it will be convenient one. Okay, it will be convenient one, and that is the fourth advantage. Okay, the SI system is the most easy and convenient system. Okay, the SI system can be applicable to any form of quantity, so it is applicable to all the phenomena in the physics. So that's why it is the most easy system of units, and it is most acceptable system because it is the most convenient system. Okay, so these are the 4 advantages of the SI system. That it is the metric system. For the conversion we just have to multiply or divide by the 10, then we will get the higher and lower unit.
it is a coherent system. We just have to know about the relation between the different physical quantities, then we can go for their definition. Like the force, it is mass into acceleration. Then for the definition of force, when we apply some force on a 1 kg mass body, then if we get displaced by the 1 meter per second square, then we get the 1 Newton of work. So likewise, we just have to remember the relation, and by considering the unit quantity of our that physical quantities, we can define that particular physical quantity. Then the third one, it is the rational system. Even though there are number of forms of one physical quantity, we just have to get only one unit for it all over the world. Okay, that's why we have taken the example of energy. The energy is having the only one unit all over the world, and that is the joule. And the last one, due to its all characteristics, this system is the most acceptable in the physics. That's why it is the most famous, and we have considered this system as the most convenient system. Okay, so these are the some advantages, and these are the some physical quantities and their SI units. So you have to remember this chart, because whenever we go for the further study of work, force, then you must have to know about these units. Okay, we may require the conversion from the higher unit to the lower unit, or lower unit to the higher unit. Then at that time you must know about these units. Okay, mostly we will require the length, mass, time, temperature, current. Okay, and sometimes we require this angle, this solid angle. Okay, so remember this chart and also these advantages. In exam it may be asked, write down the advantages of the SI units and write down the fundamental quantities with their SI units. Okay, so this is the very one important part from our second chapter. So remember these all, and that's all from this lecture.